नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 5 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अस्थायी सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों बात करें लिविंग रूट ब्रिज ये किस राज्य का हो जाता है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अस्थायी सूची में, दोस्तों टेंटेटिव लिस्ट की बात हो रही है। ये टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है लिविंग रूट ब्रिज। ये दोस्तों किस राज्य का हो जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए मेघालय राज्य का। याद रखिएगा ये मेघालय राज्य का लिविंग रूट ब्रिज हो जाता है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की टेंटेटिव लिस्ट में दोस्तों शामिल किया गया। और दोस्तों बात की यूनेस्को की टोटल टेंटेटिव लिस्ट में कितने विश्व धरोहर स्थल हो जाते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये 49 हो जाते हैं टोटल, और ये 49वां हो जाता है लिविंग रूट ब्रिज। दोस्तों याद रखिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों मेघालय के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज, याद रखिएगा जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जिसे कहा जाता है, इसमें दोस्तों विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। याद रखिए मेघालय का हो जाता है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में दोस्तों शामिल किया गया। दोस्तों भाई हाल ही में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियोग्लिफ्स इसे भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया 2022 में। दोस्तों इन सभी को याद रखिएगा, इन तीनों को ये 2022 में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुए यूनेस्को की। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और दोस्तों तीसरा हो जाता है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल नंदी। दोस्तों इन दोनों को भी विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में यूनेस्को के द्वारा दोस्तों इन्हें भी जगह बनाई है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। अगर दोस्तों यूनेस्को की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 नवंबर 1945 को। याद रखिएगा यूनेस्को की स्थापना कभी 16 नवंबर 1945 में। अब मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हो जाता है। अगर टोटल सदस्य देशों की बात करें तो दोस्तों 193 देश हो जाते हैं इसमें टोटल। यूनेस्को के प्रमुख की बात करें प्रेजेंट टाइम में कौन हो जाते हैं तो आंड्रे ओज्लो दोस्तों यूनेस्को के प्रमुख हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। दोस्तों इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज सभी क्वेश्चन एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, किस राज्य में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है। ये दोस्तों किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा दोस्तों ये महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, याद रखिएगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में ये दोस्तों पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए। ये आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा दोस्तों 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। दोस्तों ये राज्यों में अपनी तरह का पहला है जिसमें 3 सी ऑटो स्टैंड आरटीसी बस स्टैंड और महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल में स्थापित किए गए। ये तीनों स्टैंडों को याद रखिएगा दोस्तों किन किन स्थानों पे। तो दोस्तों ये सी ऑटो स्टैंड आरटीसी बस स्टैंड और महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल में स्थापित किए गए हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो दोस्तों राज्यपाल कौन हो जाते हैं? विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। याद रखिएगा ये राज्यपाल हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो YS जगनमोहन रेड्डी, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है? अगर दोस्तों बात करें महिला विश्व कप 2022 ये किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के ये T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें इसमें तो ये भी इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 3 अप्रैल 2022 को
न्यूजीलैंड के क्रिस्टचर्च में हैगले ओवल में अपने 7वां महिला विश्व कप जीता। दोस्तों याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खिताब हो जाता है, ये 7वां खिताब अब तक ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है महिला विश्व कप। याद रखिएगा इसने किसे हरा के फाइनल में, तो दोस्तों इंग्लैंड को हरा कर जीता है। और दोस्तों अगर इसके बात करें इस फाइनल दोस्तों वर्ल्ड कप में, महिला वर्ल्ड कप में दोस्तों किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया फाइनल में, तो दोस्तों एलिशा हैरी को दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और दोस्तों इंग्लैंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, ये इंग्लैंड की हो जाती है सेफी एक्लेस्टोन, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। दोस्तों याद रखिएगा 21 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बनी हैं। अगर दोस्तों इसका संस्करण की बात करें 2022 में महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण हो जाता है, दोस्तों याद रखिएगा 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का ये 12वां संस्करण था। याद रखिएगा कौन सा संस्करण था, 12वां। और दोस्तों ये टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया जा रहा था, दोस्तों 3 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कहाँ पे आयोजन किया गया महिला विश्व कप 2022 का और कौन सा संस्करण था। दोस्तों ये 12वां संस्करण हो जाता है जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो शुभांकर जर्सी लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लोगो और शुभांकर जर्सी को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, अनुराग सिंह ठाकुर। याद रखिएगा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो और शुभांकर जर्सी को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल TC गहलोत ने, याद रखिएगा अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल हो जाते हैं TC गहलोत जी, जिन्होंने 1 अप्रैल को 2022 को दोस्तों बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में, याद रखिएगा कहाँ पे, तो दोस्तों बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 2021 का लोगो और जर्सी और शुभांकर और गाना भी लॉन्च किया है। अगर इस थीम सॉन्ग की बात करें तो दोस्तों इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया है इस थीम को, तो दोस्तों ये कन्नड़ रैपर हो जाते हैं चंदन शेट्टी, इन्होंने कंपोज किया दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का गान किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो दोस्तों ये कन्नड़ रैपर हो जाते हैं चंदन शेट्टी। याद रखिएगा चंदन शेट्टी के द्वारा कंपोज किया गया है। और दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की बात करें तो एक कर्नाटक में 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा कब से कब तक, तो 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में। और दोस्तों KIUG की बात करें तो ये दूसरा संस्करण हो जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, ये दूसरा संस्करण हो जाता है। और 2020 में दोस्तों ये पहला संस्करण था जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया, तो दोस्तों ये उड़ीसा में। याद रखिएगा 2020 वाला दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया था, जो कि पहला संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो दोस्तों ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हो जाते पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक की किसे नियुक्त किया गया है, तो S राजू। याद रखिएगा S राजू को दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो डॉक्टर S राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया, तो याद रखिएगा RS गरखल का दोस्तों इन्होंने स्थान लिया है, जो कि 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। याद रखिएगा कब सेवानिवृत्त हुए RS गरखल, तो दोस्तों 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए। और उसके बाद किसने पदभार संभाला महानिदेशक का, दोस्तों डॉक्टर S राजू ने। और दोस्तों डॉक्टर S राजू की बात करें तो ये इससे पहले GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3 और 4 के पद पर भी थे। याद रखिएगा ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जरूर पॉइंट याद रखिएगा इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो RS गरखल का। और कौन बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक, तो दोस्तों डॉक्टर S राजू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। दोस्तों बात करें रामनाथ कोविंद जी की, ये राष्ट्रपति हो जाते हैं हमारे देश के, तो ये दोस्तों 3 दिन की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं किस देश की, तो तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए हुए हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में कौन सा बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा। अगर दोस्तों बात करें किस बैंक के द्वारा स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा, तो दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा। याद रखिएगा HDFC बैंक के द्वारा स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च किया गया।
अगर दोस्तों HDFC बैंक, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हो जाता है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है। दोस्तों HDFC की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुई। याद रखिए 1944 में HDFC बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन हो जाते हैं, तो शशिधर जगदीशन जी इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हो जाते हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया। दोस्तों बात करें भारत की पहली रैपिड रेल, इसका अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए दिल्ली से मेरठ तक भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में डिलाइट के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं की सूची में कौन शीर्ष पे रहा। दोस्तों बात करें डिलाइट के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं की सूची में कौन शीर्ष पे रहा, दोस्तों वॉलमार्ट। याद रखिएगा वॉलमार्ट दोस्तों शीर्ष पे रहा। और दूसरे की बात करें तो अमेजॉन दोस्तों एक सेकेंड नंबर पे रहा। याद रखिए अमेजॉन दोस्तों सेकेंड नंबर पे रहा। और दोस्तों कास्को होलसेल की बात करें तो ये थर्ड नंबर पे रही। याद रखिएगा इन तीनों को, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है डिलाइट के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं की सूची में। अगर आपसे प्रथम पूछता तो दोस्तों वॉलमार्ट हो जाता है, दूसरे स्थान पे दोस्तों अमेजन है और थर्ड पे दोस्तों कास्को होलसेल हो जाता है। इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा दोस्तों, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किसने टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च की है। अगर दोस्तों बात करें टेम्पल 360 वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। याद रखिएगा मीनाक्षी लेखी के द्वारा दोस्तों टेम्पल 360 वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर बात करें टेम्पल 360 की, ये वेबसाइट क्या हो जाता है, ये टेम्पल 360 की वेबसाइट का उद्देश्य क्या हो जाता है, तो दोस्तों ये टेम्पल 360 ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप किसी भी मंदिर के लाइव दर्शन कर सकते हैं या वहाँ की लाइव आरती को देख सकते हैं। ये टेम्पल 360 वेबसाइट से, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों मीनाक्षी लेखी के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है। अगर दोस्तों बात करें ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है, तो Quick.id के साथ। याद रखिए Quick.id के साथ दोस्तों सेंट्रल बैंक ने भागीदारी की है ये ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर KYC वीडियो KYC को लागू करने के लिए दोस्तों ID के साथ भागीदारी की है। अगर साझेदारी के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों निर्बाध ऑनबोर्डिंग लाना और पूरे भारत में ग्राहकों को कुशल डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य हो जाता है। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें अगर तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं ये आपके एग्जाम में, ये बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई। दोस्तों अब बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई। और इसका मुख्यालय की बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों मुख्यालय हो जाता है। अगर प्रेजेंट टाइम में MD और CEO की बात करें तो मातम वेंकट राव ये दोस्तों प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हो जाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। अगर इसकी टैगलाइन की बात करें बैंक की, दोस्तों टैगलाइन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम्स में ये UP या SSC जैसे एग्जामों में दोस्तों आपके बैंकों से रिलेटेड टैगलाइन को भी पूछता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1911 से आपके लिए सेंट्रल, ये इसकी टैगलाइन हो जाती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में NABH के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। और दोस्तों बात करें NABH के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो महेश वर्मा जी को। ऑप्शन ए महेश वर्मा जी को दोस्तों NABH के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति हो जाते हैं महेश वर्मा जी, जिन्हें नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH का दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बने हैं, तो महेश वर्मा जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा अगर NABH की बात करें तो दोस्तों ये एक भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संगठक बोर्ड हो जाता है NABH। याद रखिएगा अगर NABH की स्थापना की बात करें तो 2006 भारत में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, तो महेश वर्मा जी को। याद रखिएगा दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों किस भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंध पर
परिषद के अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंध परिषद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अपराजिता शर्मा, याद रखिएगा अपराजिता शर्मा को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो अपराजिता शर्मा एक आईपी और टीएएफ सेवा अधिकारी को 21 मार्च से 31 मार्च 2022 तक जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के परिषद सत्रों में प्रशासन और प्रबंधन पर अस्थायी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखिएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के परिषद में किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अपराजिता शर्मा को। अपराजिता शर्मा दोस्तों ये 2023 और 24 में परिषद के अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष और 2025 और 26 में ये अध्यक्ष के रूप में काम करती रहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दोस्तों की बात करें तो ये एक संयुक्त राष्ट्र का सूचना और संचार विशेष संगठन हो जाता है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दोस्तों एक संयुक्त राष्ट्र का सूचना और संचार विशेष संगठन हो जाता है। थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले हर एक एग्जामों के लिए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।